नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की। बात करेंगे हम उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। देखिए, जब हम 10th में पहुंचते हैं तो वैसे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। आपके सब्जेक्ट्स है वो सेम रहने वाले हैं, आपकी जो बुक्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, क्योंकि आप एनसीईआरटी से 9th क्लास में अगर पढ़ते आ रहे हो तो वही एनसीईआरटी आपकी 10th क्लास में रहेगी, यानी कि उनका टेस्ट, स्वाद है वो चेंज नहीं होगा। आपके टीचर्स है वो भी सेम ही रहते हैं। टीचर्स आमतौर पे, चाहे वो आप प्राइवेट स्कूल में हो चाहे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो जो टीचर्स 9th क्लास को टीच करते हैं वही फिर 10th क्लास में आ जाते हैं। आपके क्लास इंचार्ज है वो भी चेंज नहीं होते, तो ज़्यादा चेंज नहीं आता मोटे तौर पे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती है। चेंज हो जाता है टीचर्स का माइंडसेट, चेंज हो जाता है पेरेंट्स का माइंडसेट, चेंज हो जाता है घर का इन्वायरमेंट, और चेंज हो जाता है आपका भी माइंडसेट। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप फर्स्ट डे क्लास 10th में एंट्री करते हो, या फिर जैसे ही आप 9th क्लास के एग्जाम देते हो, उसके बाद एक चीज़ आपको बहुत सुनने को मिलती है, बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है, और आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हो। अब देखिए, बोर्ड की क्लास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोर्ड की क्लास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर्ड की क्लास है तो सिर्फ इस वर्ड से आपकी पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी, पूरा आपका वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी ये कि इसी चीज़ को लेकर के कि बोर्ड की क्लास है, जो हम एक माइंड सेट कर लेते हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। उसके कारण जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जितना हम जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं उतना हम इस 10th क्लास की जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते और रायता फैला देते हैं। तो हम इस वीडियो में किन चीज़ों की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कुछ 10 कॉमन मिस्टेक्स की। 10th क्लास में कुछ 10 कॉमन मिस्टेक्स होती है, कुछ मिथ होते हैं, उनकी हम बात करेंगे कि वो मिस्टेक्स क्या है जो आपको नहीं करनी है। ओके, उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम फिर कैसे आगे बढ़ें, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, 1 to 1 टॉक करने वाला हूँ, यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो हर एक स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो आपको लास्ट तक सुनना है। उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, और बात करेंगे उन 10 कॉमन मिस्टेक्स की जो अक्सर स्टूडेंट्स 10th क्लास के रिगार्डिंग या 10th क्लास में पहुंचने के बाद करते हैं, और जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें उनको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो हमारा कंसेप्शन रहता है जब हम 10th क्लास में जाते हैं या 9th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद एक चीज़ जो सुनने को हमें घर से मिलती है, टीचर से मिलती है, या कहीं पर भी हम देखते हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई बोर्ड की क्लास है। ओके, बोर्ड की क्लास है। अगर आप 9th क्लास में 95% मार्क्स भी लेके आए हो ना, तो भी आपके पड़ोसी वो बोल देंगे कि 9th में 95% लिए ना, 10th में लेके आओगे ना तब पता चलेगा, क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है। टीचर भी बोल देते हैं ठीक है हो गया, 9th हो गया ना, 10th में करोगे ना तब पता चलेगा, 10th बोर्ड की क्लास है। घर वाले भी यही बोलना शुरू कर देते हैं। घर वाले, जैसे आप अगर टीवी देख रहे हो, 9th के एग्जाम देख करके भी आए, या फिर अब अप्रैल भी चल रहा है तो उसमें भी टीवी देख रहे हो, तो घर वाले बोलेंगे टीवी कम देखो, बोर्ड की क्लास है। ओके, कहीं से भी हम देखें, मार्केट में अगर हम जाएं तो वहाँ पे भी जो मार्केट में जाकर के देखेंगे कि 10th के लिए कोचिंग के लिए होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं, ऐसा कुछ है। आप अपने फ्रेंड से बात करोगे तो फ्रेंड क्या बताएगा कि भाई मैंने तो एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम होने के बाद नेक्स्ट डे से ही कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, बोर्ड की क्लास है ना, स्टार्ट करना है। ऐसा करके कि आपके माइंड में भी ये सेट हो जाता है कि हाँ, बोर्ड की क्लास है, डिफ़िकल्ट रहेगा सब कुछ, जर्नी इतनी मज़ेदार नहीं रहेगी, तो आप प्रेशर ले लेते हो। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो आपकी 10th क्लास होती है ना, वो आपके लाइफ की अब तक की सबसे इजी क्लास रहने वाली है, सबसे इजी क्लास रहने वाली है। देखिए, 10th में हम जाते हैं, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल हमारा बढ़ जाता है, थोड़ा सी समझ आ जाती है कि हाँ भाई, पढ़ना है और हमें खुद के लिए पढ़ना है। और यही चीज़ होती है स्टडी में, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता मुश्किल या आसान, कुछ नहीं होता। आपके मानने या ठानने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लेते हो कि मुश्किल है तो सब कुछ मुश्किल है, अगर आप मान लेते हो तो आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ ईजी है। ओके, तो यहाँ पे जब हम 10th में आते हैं तो हमारे माइंड सेट एक तो ये हो जाता है कि भाई पढ़ना है, पढ़ना है। जब आपने ये सोच लिया तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ईजी, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ नहीं माननी, या ये चीज़ कंसेप्ट के साथ नहीं जाना कि भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा। और जब हम बहुत पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, बड़ा रायता फैलाते हैं, क्योंकि हम 9th के तुरंत बाद हमने पढ़ना शुरू कर दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि हम इधर उधर कोचिंग सर्च करना शुरू कर दिया, हमने ये बुक्स ले आए, वो बुक्स लेके आए, और ये जो प्रेशर ले लिया ना, तो भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। देखिए, मान लीजिए हम दिल्ली से हैं और दिल्ली से हमें जाना है हिमाचल प्रदेश, शिमला जाना है, तो इसको वहाँ तक जाने के 2 तरीके हो सकते हैं।
ठीक। एक तरीका तो ये है कि मैं दिल्ली से निकलूँ और मैं इंजॉय करते हुए निकलूँ, सफ़र को इंजॉय करते हुए कि भाई दिल्ली से निकलें, वाह मज़ा आने वाला है। ओके, रास्ते में आए तो कहीं वो मूर्थल के आसपास वहाँ पे ढाबे आते हैं, भाई परांठे खाने हैं, वाह। वहाँ पे वो गरम धरम का होटल आता है, वहाँ पे सेल्फी वगैरह लेनी है, वाह। उसके बाद ये कि चंडीगढ़ आएगा तो वहाँ भी थोड़ा रुकेंगे, हम स्टे करेंगे, वाह। रास्ते में भी कहीं पे कोई जगह मिलेगी तो वहाँ पर हमें पिक्स लेनी है, भाई पिक्स तो बनती है, वाह। ओके, एक तरीका यह कि इंजॉय करेंगे, हम चिल करते हुए जाएंगे, और शिमला जा करके तो चिल करना ही है, ठीक। दूसरा तरीका है कि बस में बैठ के भाई वॉमिटिंग ना हो जाए, भाई कब पहुंचेंगे, इतनी देर लगेगी, कितना किलोमीटर, नहीं मैं नहीं उतरूंगा, मैं चाय नहीं लूँगा। मतलब एक तो ये कि इस टाइप से जाएं, मज़ा किस में, चिल करते हुए जाएं। तो चिल करते हुए जाएंगे तो उसमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ठीक। सफ़र कितनी दूरी का है, कितने किलोमीटर का है। तो यहाँ आपकी चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि 10th क्लास है वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो मैस क्रिएट मत कीजिएगा, ऐसे उलझाइएगा मत उसे, ठीक। एक नेचुरल स्पीड के साथ, फ्लो के साथ जाइएगा, ठीक। पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ जो फर्स्ट से ही रिलेटेड है कि कोचिंग लें या फिर ना लें। 10th क्लास में जा रहे हैं कि कोचिंग लें या फिर ना लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप 10th क्लास में पहुंचोगे, आपके एक इक्का दुक्का फ्रेंड्स ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया। पापा ने जब 9th के एग्ज़ाम नहीं हुए थे ना, उसी वक्त देख करके आ गए थे, तो कोचिंग ले रहे हैं। कुछ बच्चे कोचिंग को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि भाई कोचिंग खेलने लग जाते हैं, कि मॉर्निंग में स्कूल आने से पहले एक कोचिंग ले करके जा रहे हैं, इवनिंग में एक कोचिंग लेके जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, भाई मैथ्स की 2 कोचिंग जा रहे हैं। तो कोचिंग लेनी क्या 10th में ज़रूरी होती है? क्योंकि आपको भी लगता है ना कि टीचर भी बोलते हैं कि अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम आई ना तो कोचिंग ले लेना, बोल देते हैं कई बार, अक्सर पेरेंट्स भी बोल देते हैं कोचिंग ले लो। या फिर ऐसे भी हो जाता है कि पड़ोस का चिंटू है, इधर का मिंटू है, वो सोनू मोनू सारे जा रहे हैं कोचिंग, तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है। मार्केट में जाते हो तो कोचिंग सेंटर वाले भी है कि हाँ 10th क्लास के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए, ऐसा हो गया। तो कई बार आपको लगता है कि कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं करा, आपको लग रहा है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि भाई गड़बड़ तो नहीं करा, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कि हाँ मेरे से पीछे था, 4th आया था, मैं फर्स्ट था, लेकिन वो कोचिंग ले रहा, पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। और जब वो स्कूल में पहुंचते तो वो कोचिंग में ये क्या था, कोचिंग में भाई साइंस वाली मैडम क्या गजब पढ़ाती है। अब ये कि आपको लगता है कि ज़रूरी है। तो देखिए, ये कोचिंग जो 10th क्लास के लिए होती है ना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती। 10th क्लास मैंने बताया कि आपकी 9th से ईजी रहने वाली है। आपका चाहे इंग्लिश हिंदी की बात करें तो उसकी तो आप जाते ही नहीं हो जनरली। आपकी अगर मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो साइंस में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसके ऊपर थोड़ा सा फोकस आपको ज़्यादा करना है, बायो में कुछ है नहीं। बात करें आपका सेम मैथ्स का, तो उसमें एक आध टॉपिक को छोड़ करके बाकी कुछ नहीं है। एसएस में कुछ है ही नहीं। कोचिंग किस चीज़ की लोगे? लेने की नीड ही नहीं है। जो 2-3 टॉपिक्स हैं ना, वो आप टीचर से वहीं कर सकते हो, या फिर यूट्यूब जिंदाबाद है, वहाँ से आप कर सकते हो। तो कोचिंग नहीं लेनी। देखिए, आपका स्कोर है वो कोचिंग से नहीं आएगा, आपकी स्टडी इससे कहीं पर भी कोरिलेट नहीं करती कि कोचिंग ले रहे हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। स्कोर जब जैसे जैसे आप हाई क्लासेस में जाओगे तो देखिए, आपका स्कोर, आपकी लर्निंग वो डिपेंड करती है आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर। अगर टीचर आपको 6 आवर्स के लिए स्कूल में टीच कर रहा है, उसके बाद अगर उसी सब्जेक्ट को आप कोचिंग के लिए जा रहे हो, भाई 24 आवर्स अगर कोई टीचर टीच करता रहे, कुछ नहीं होने वाला। होगा कब? जिस दिन आप बुक उठाओगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तब कंसेप्ट हमारे माइंड में बैठते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, तब हम अपने एग्जाम्पल क्रिएट कर पाते हैं, तब हमारी नींव बन पाती है, तब हमारे बेसिक्स क्लियर हो पाते हैं। तो सेल्फ स्टडी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए कि जितने आवर्स आप स्कूल में स्टडी करते हो, टीचर आपको करवा रहा है, उससे इक्विवेलेंट हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना है। मान लीजिए कि आप 40 मिनट्स अगर आप पढ़ के आए हो, स्कूल में स्टडी किया है, तो 40 मिनट्स आपको इंग्लिश को हिंदी को देने हैं, ठीक। आपने 1 आवर लगाया सोशल साइंस के ऊपर, तो सोशल साइंस का 1 आवर आपको देना है घर आकर के भी। साइंस पे 1.5 गुना टाइम देना है, मैथ्स के ऊपर 1.5 गुना टाइम देना है। आपने 1 घंटा अगर साइंस का स्कूल में लगाया तो 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। बस इतना कर दीजिएगा, 4-5 घंटे लगा दीजिएगा, टॉप कर जाओगे 95% के आसपास, तो बड़े आसान से है, ठीक। तो कोचिंग कंपलसरी नहीं है, क्लियर? माइंडसेट कर लेना, कोई भी कुछ भी कहे।
थर्ड एक और चीज़ है, कॉमन सी चीज़। देखिए अभी ये चीज़ जो बड़े शहरों में हो रही है, बड़े शहरों में या छोटे शहरों में देख लीजिए कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हम देख रहे हैं, मोज ऐप देख रहे हैं, इधर उधर यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, तो देखिए थोड़ी सी चीज़ चेंज हो रही है कि हम थोड़े से ज़्यादा मैच्योर खुद को समझने लगे, हुए नहीं है, समझने लग गए हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, एक निब्बा निब्बी का गेम शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हम कुछ अलग लेवल पर पहुँच गए, और कई बार हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वन साइडेड भी हो सकता है, और उसमें हम बहुत सारा टाइम अपना वेस्टेज करते हैं। हमारा सारा फोकस, क्लास हमारी लग रही है, टीचर कंसेप्ट फॉर्मूले बता रहा है, हम अपने फॉर्मूले कहीं और ही बना रहे होते हैं, वहाँ पर दिक्कत आती है। घर आ गए तो वही हम सोशल मीडिया के ऊपर हैं, उसके ऊपर कुछ रील डाल रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं वो आप सभी को पता है। ओके, तो ये वाला जो गेम है ना, वो अगर आ गया तो मतलब बाकी की सारी प्लानिंग गई। ये जो जादू टोना सोना मोना ये चीज़ें ना, ये बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। ठीक, तो ये चीज़ें, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसमें कई बार हो भी जाता है कि मान लीजिए क्या कोई बच्चा आ भी गया सीरियस रिलेशनशिप में, हालांकि मेच्योरिटी नहीं है, आ भी गए, उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे बच्चे को अकल आ जाती है, समझ आती है कि भाई ये नहीं है, पहले मेरे टारगेट तो बहुत है, आगे की है, वो बैकआउट कर लेता है, दूसरे वाला देवदास बन जाता है, वो ये हो गया वो हो गया, स्टेटस लगाएगा और डूब जाता बेचारा। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। चिल कीजिए, इंजॉय कीजिए, शिमला आने दीजिए। ओके, शिमला तक इंजॉय करना है, उसके बाद आगे सोचिएगा। ठीक, उसके बाद जो चौथी चीज़ है, फोर्थ जो इम्पोर्टेंट टिप है आपके लिए, कि कंपैरिजन नहीं करना है, डोंट कंपेयर। अब देखिए कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि क्योंकि रेस है, ये बोर्ड एग्जाम की रेस है, जो रिलेटिव्स है उनके साथ भी कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जो दूसरे स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है उसके साथ भी कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कंपैरिजन की शुरुआत होती है, जैसे अगर हम कॉमन बात करें तो कोचिंग को लेकर के, कि भाई वो बच्चा कोचिंग जा रहा हो सकता है उसके स्कूल का टीचर उसको प्रेशराइज करा हो सकता है उसके कंसेप्ट ठीक ना हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी खराब हो। भाई आपकी स्ट्रेटजी खराब थोड़ी है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो भाई आप मेडिसिन थोड़ी लोगे, अगर वो साथ वाला ले रहा है तो आप भी ले लोगे, नहीं लोगे ना। तो ये कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है कि वो कौन सी बुक से करा है, नीड नॉट टू कंपेयर। कंपैरिजन ये नहीं करना है कि वो सुबह जल्दी उठता है या फिर वो नाइट स्टडी करता है, कंपेयर मत कीजिए। भाई हो सकता है वो सुबह जल्दी उठ रहा है और हो सकता है कि वो लंबी लंबी फेंक रहा हो। ओके, आपसे अगर नहीं उठा जाता, नाइट स्टडी करिए, नाइट स्टडी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 5 आवर्स मोर देन इनफ आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, भाई बहुत हैं, दैट्स ऑल। आईएएस थोड़ी आप उसकी थोड़ी तैयारी कर रहे हो, क्लियर। तो कंपैरिजन नहीं करना है, जो कह रहा है ठीक है सुन लीजिए, अगर कुछ टिप्स अच्छे लगे कि हाँ वो इस टाइप से कर रहा है तो चीज़ें आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ले सकते हो उससे। लेकिन ये चीज़ें नहीं कि आप कंपैरिजन की वो कर रहा है तो आप बिना सोचे समझे उसको फॉलो करना शुरू कर दें। ये चीज़ें घर पे ज़्यादा दिक्कत आती है कि घर पे ये होता है कि रिलेटिव्स की कॉल आती है, जी हमारी पिंकी तो ऐसे इतना स्टडी करती थी, हमारी पिंकी तो आकाश में जाती थी, ये जाती थी वो जाती थी, तो वो चीज़ें आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक, वो जाते होंगे, आपको नीड नहीं है, क्लियर। तो कंपैरिजन क्या करता है कि कई बार हम खुद डाउन फील करने लगते हैं, लो फील करने लगते हैं, हमें लगता है कि हमारे एफर्ट्स कम है। आपको सिर्फ अपनी पेस के अकॉर्डिंग देखना है कि आप कर रहे हो, ये चीज़ें होनी चाहिए, सारे अगर पॉइंट्स है वो ओके हैं, टिक कर लिए हैं, दैट्स ऑल, चलते रहिए, चिल करते रहिए। उसके बाद फिफ्थ एक और चीज़ कि जनरली क्या होता है कि जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि हमने जैसे कोचिंग कुछ बच्चे जाने लगे, अगर कोचिंग नहीं भी जा रहे तो भी ये लगता है कि हाँ 10th डिफ़िकल्ट है, ये बोला गया, या साइंस वाले या मैथ्स के टीचर है ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं इन चीज़ों को, तो हमने लग गए, साइंस के नोट्स बना रहे हैं, साइंस के जो रिटन एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको हम करने लगे, मैथ्स को हम टाइम दे रहे हैं, हमने छोड़ा कि इंग्लिश हिंदी और सोशल साइंस को तो हम बाद में कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश ईजी हो गई, ठीक, मैथ साइंस पे हमने फोकस कर दिया, सोशल साइंस वाले बीच में पिस गए। अब यहाँ से क्या होगा कि आपने यहाँ से इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना शुरू किया, उसके बाद एग्जाम हुए, वहाँ पे नहीं हुआ, लास्ट में जाकर के भी प्रेशर बढ़ गया कि ये प्री बोर्ड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, आपका एक सब्जेक्ट पीछे छूट गया, 2 सब्जेक्ट पीछे छूट गए। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो जिन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है तो वहाँ पर भी स्कोर कम रहेगा, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस है वो अच्छा नहीं रहेगा, हमें मन नहीं करेगा, हमें लगेगा कि गड़बड़ हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गई। हमें क्या करना है कि जब भी आप अगर प्लान आउट करो ना तो उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलने, एक साथ स्टार्टिंग से ही। जैसे अगर आपका सोशल साइंस की बात करें, अगर आपका चल रहा है, सबसे पहले आपने सिविक्स पोल साइंस को स्टार्ट किया है, तो अगर आपका पावर शेयरिंग चल रहा है तो भाई साथ ही साथ निपटा डालिए ना, फेडरलिज्म साथ साथ निपटा डालिए। देखिए एक सब्जेक्ट अगर ये अच्छा जाता है, इंग्लिश आपने साथ साथ करे,
ये साइंस मैथ्स भी अच्छे जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब हम खुश होते हैं ना, तब हमारा माइंड सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। वो पॉजिटिव वाइब्स है, वो इम्पोर्टेंट है। वो वाइब्स आएगी जब आप इन सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलोगे। तो वो स्ट्रेटजी प्रॉपर बनानी है कि हम ऐसा ना करें कि उन सब्जेक्ट को छोड़ दें, उनको साथ साथ लेकर के चलिए। साथ साथ लेकर चलोगे तो क्या होगा, जब दिसंबर आएगा तो आपको लगेगा भाई मेरे तो हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस ये सब्जेक्ट तो सारे हो ही चुके हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लेंगे हम मैथ्स और साइंस के ऊपर। वहाँ आपके पास टाइम भी रहेगा और सुकून होगा आपके पास, क्योंकि आप सही कर रहे हो। सिक्स्थ है, बुक्स को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि बुक्स हम कौन सी करें, कौन सी अच्छी बुक होती है, आप बता दीजिए। कमेंट्स भी आते हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स है कि ये ले लें, वो ले लें, ये ले लें। देखिए बोर्ड की अगर बात करें, बोर्ड एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम या फिर NTSC जिसकी हम बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट में, तो उसके लिए जो बेस्ट बुक होती है वो NCERT होती है। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होता जो NCERT से बाहर से आता हो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे हम मार्किंग में जाते हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम की मार्किंग में हमारी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पे हमें एक आंसर की मिलती है। ठीक, वो होता है कि अगर आपको चेक करना हो तो उस आंसर की में क्या होता है कि जो आंसर दिया होता है, जो आपका आंसर दिया होता है किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी सब्जेक्ट का, उसके साथ पेज नंबर लिखा होता है कि पेज नंबर 66, पेज नंबर 79 कि उसके ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर है, वहाँ से ये लिया गया। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं होता। तो आप NCERT के साथ जाते हो ना, तो देखिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। NCERT के साथ जाते हो, आपके कंसेप्ट है वो उलझते नहीं है, ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होते हैं। आप आगे अगर मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स किसी भी क्लास में, कैसे भी किसी भी स्ट्रीम के साथ जाओगे तो भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा। ओके, तो NCERT है उसके साथ जाइए, उसके साथ कीजिए। हाँ, हेल्प बुक आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ स्पोर्ट मटेरियल चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो उसके लिए ले सकते हो बाद में, लेकिन हेल्प बुक से आपको स्टडी नहीं करनी है। हाँ, बाद में आप स्टडी कर सकते हो, अक्टूबर के बाद आप देखोगे। हाँ, तो आपको जो चैप्टर्स करने हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट, वो NCERT के थ्रू ही चलेंगे, और उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्लियर? कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है कि स्टडी करें कैसे। देखिए एक मेथड होता है कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड। कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड सबसे बेस्ट ये होता है कि जब हम स्टडी करें कोई भी चीज़ तो उसका कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इट मीन्स दैट हम क्रेम करें। टीचर बता रहे हैं, हमने जा कर के आंसर दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट क्लियर हो रहे। हो सकता है कि हम रट्टा लगा करके गए हों। कंसेप्ट जो फॉर्मेशन मेथड की बात करें या कंसेप्ट क्लियरिटी की बात करें, उसका मतलब ये होता है कि उस कंसेप्ट को हमने समझ लिया, और अगर हमें अलग से सिचुएशन दी जाए तो भी हम उसको कर लेंगे। वो होता है कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़े जा रहे हैं, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार रीड किए जा रहे हैं। भाई मंत्र थोड़ी याद करे हो आप, आपको पढ़ना है, एक बार रीड कीजिए, जब दूसरी बार रीड करे तो उसके साथ क्यों लगाइए कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसको थोड़ा सा समझ के साथ उसको कोरिलेट कीजिए। तो समझ के साथ, यानी कि दिमाग की बत्ती है वो जली होनी चाहिए, तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, जैसे नोट्स बना सकते हो आप। नोट्स लेने नहीं है, बनाने हैं। नोट्स बना लीजिए। नोट्स कैसे बनाओगे कि आपके ये जो नोट्स है वो 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चाहे वो चैप्टर छोटा है, चाहे वो चैप्टर बड़ा है, उतने तक ही जाना, उससे लेंथी नोट्स नहीं बनाने, ये आपके माइक्रो नोट्स हो जाएंगे। नोट्स बनाइए, और नोट्स जब बनाओगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि ये क्या है, कैसे है। क्लियर? और नोट्स के साथ साथ देखिए आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जो भी आपके घर में बोली जाती है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, उसमें आप इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह लिख भी सकते हो। कोई शॉर्टकट आपको लगे कि इस तरीके से मुझे याद हो सकता है, ऐसे कीजिए। ठीक, यानी कि ऐसे करोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, वो लॉन्ग रन में आपके साथ चलेगा। क्लियर? उसके बाद आता है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल की बात करें तो देखिए कॉमन सी चीज़ होती है, जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं उनके पास टाइम टेबल होता है। ठीक, जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं उनके पास भी टाइम टेबल होता है, लेकिन सारे बच्चे वो टाइम टेबल नहीं बनाते। 10 to 15% स्टूडेंट्स है वो टाइम टेबल एक्चुअली में बनाते हैं, और उसमें से 5% मुश्किल से मिलेंगे जो टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं। फॉलो करना बाद की स्टेज है, पहला है उसको बनाना है। टाइम टेबल अगर बनाते हैं तो उसमें हम टाइम को काफ़ी हद तक मैनेज कर पाते हैं कि भाई किस वक्त हमें खेलने के लिए जाना है, किस वक्त हमें टीवी देखना है, किस वक्त हमें खाना खाना है, किस टाइम तक हमें स्टडी करनी है। तो हमें एक आइडिया रहता है कि हाँ इस टाइम हमें उठना है, इस टाइम हमें सोना है। रोज़ नहीं कर पाएँ, कभी कभी तो कर पाएंगे ना, एडवांटेज ही मिलेंगे हमें, लॉस तो नहीं है कोई भी। तो टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। और टाइम टेबल में एक चीज़ और, जैसे एक और वीडियो में लेकर के आऊँगा, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी।
एक और वीडियो है कि उसमें मैं आपको एक सैंपल दूंगा क्लास 10th का सोशल साइंस की प्लानिंग कैसे की जाएगी। तो उसमें मैं दूंगा कि किस महीने में कौन से चैप्टर करने, कि अप्रैल में आपको ये करने, मई में ये करने, और उसके बाद जुलाई में ये करने। तो उससे ये रहेगा कि हाँ, एक प्रॉपर स्मूथ स्पीड से जाना है, स्पीड भागम भाग नहीं करना। तो वो टाइम टेबल के साथ अटैच कर लेंगे कि इतने घंटे पढ़ना है और एक महीने में अपने को इतने चैप्टर करने, एक 1 मंथ में अपने को इतना सिलेबस कवर करना है। तो वो चीज़ें क्लियर हो जाए आपकी साथ ही साथ। ओके, तो टाइम टेबल है उसको बनाइए, लेकिन वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि बना दिया वो चीज़ें अपना फोकस ही ना हो पाए। प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए। और वो नाइट स्टडी या मॉर्निंग बर्ड्स की अगर हम बात करें कि हम नाइट आउल बने या मॉर्निंग बर्ड बने, वो डिपेंड करता है आपके खुद के रूटीन के ऊपर। अगर घर का रूटीन है कि लेट तक सोते हैं तो भाई नाइट स्टडी आपके लिए बेटर रहेगी। अगर घर का रूटीन ये कि जल्दी सो जाते हैं, फिर पॉसिबल है कि आप मॉर्निंग बर्ड बन सकते हो, सुबह जल्दी उठ सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मत कीजिएगा। क्लियर? टाइम टेबल के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने पहले ही डाले हुए हैं, कुछ और वीडियोज़ मैं आपको दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, सभी बच्चों के होते हैं, आपका भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, होते हैं। लेकिन मल्टीपल अगर सोशल मीडिया के ऐप्स आपके मोबाइल में हैं तो वो दिक्कत वाली बात है। हम मोज भी देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैं, हम फेसबुक के ऊपर भी हैं, मैसेंजर भी है, टेलीग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है। हम व्हाट्सअप पे चैट करें, उसके बाद हम टेली पे चले गए, वहाँ पे कोई फ्रेंड मिल गया, वहाँ पे अपने ग्रुप बना रखे हैं। इंस्टा पे आ गए, इंस्टा से फिर फेसबुक पे चले गए, घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, बोर ही नहीं होंगे ना। एक ऐप हो तो एटलीस्ट ये तो हो जाए कि यहाँ पे कोई ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, या फिर ये हो जाए कि सारे वीडियोस देख लिए, चलो अब तो पढ़ लिया जाए। वो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो अपने सोशल मीडिया है उसको मैनेज करना है क्लास 10th में। एक तो ये कि एक्स्ट्रा की इस टाइप की ऐप्स ना हो, कोशिश कीजिए ऐप्स ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर अच्छा स्कोर करना है, आपको फोकस करना है। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश ये भी कीजिए कि आप कभी भी जैसे अपना स्टोरी नहीं डालोगे, स्टेटस नहीं लगाओगे, उसको अवॉइड कीजिए क्लास 10th में। क्योंकि हम एक स्टोरी अगर लगाते हैं, एक अगर हम स्टेटस डालते हैं, तो एवरेज वो 2.5 से 3 घंटे आपका ख़राब करता है। 2.5 से 3 घंटे हम बार बार देखते हैं, कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो ये भी ख़राब हो रहा है ना। हमारा फोकस लेवल तो कहीं और ही रहेगा। बीच में देख रहे हैं तो मतलब हम स्टडी नहीं करें, माइंड कहीं और चल रहा है। ओके, कोई और कमेंट कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। एक ये कीजिए, एक ये कि अपना प्रोफाइल पिक्चर है जहाँ से भी है, जैसे उसको हाइड रखो तो ज़्यादा बेटर है, शो मत कीजिए। ब्लू टिक को भी ऑफ रख सकते हो, तो आप अगर किसी स्टेटस दिख भी जाए तो रिप्लाई करना कोई कंपलसरी नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना सीखिए, क्योंकि मैनेजमेंट है वो होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ कैसे होगी वो दूसरों के हाथ में उसकी बटन नहीं होनी चाहिए, उसका स्विच आपके पास होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद 10th जो चीज़ आती है, देखिए 10th क्लास में अगर हम जाएंगे तो एक आपका एग्ज़ाम होगा NTSC का। NTSC का एग्ज़ाम है, जैसे कोविड पीरियड में नहीं हुआ था, लेकिन पहले होता रहा और इस बार फिर से वो कंटिन्यू आगे से हो जाएगा। तो NTSC की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। जो प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने दे रखा है, क्या होता है कैसे होता है। उसको अगर आप क्रैक कर लेते हो तो जब तक आप स्टडी करोगे, चाहे PhD तक करो, तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जो अच्छी खासी होगी। मतलब आपका सारा खर्चा निकल जाएगा, मंथली पैसे आपको मिलेंगे। ज़रूरी भी होता है। दूसरा ये भी ज़रूरी होता है कि खुद को प्रूव कर पाओ, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वहाँ पे आप खुद को प्रूव कर पाओगे, उसके लिए ज़रूरी है उसको देना। उसकी स्टार्टिंग से ही हमें तैयारी करके चलनी है कि हाँ, ऐसा अलग से नहीं है। अब ये कि कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि NTSC पे फोकस करें या बोर्ड एग्जाम के ऊपर। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज़ें। आपका जो लेवल 1 होता है उसमें वो सेम सिलेबस आता है, जो दिसंबर तक या नवंबर तक आपका क्लियर होता है, उतना ही सिलेबस आता है। लेवल 2 है वो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद होता है, तो कुछ अलग से नहीं करना। ठीक, आपको साइंस के ऊपर है, मैथ्स के ऊपर है, आपको सोशल साइंस के ऊपर है, इंग्लिश के ऊपर, यानी कि वो सेम चीज़ें ही करनी है। हाँ, सिंपल क्वेश्चन पेपर ले लोगे, सिंपल क्वेश्चन पेपर जो NTSC का है वो ले लोगे, एक NTSC की बुक ले लोगे, ताकि आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है उसको लेकर के, और उसकी कोचिंग भी नहीं लेनी है आपको। तो ऐसे आप चलिए, स्मूथली चलिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम महा प्लानिंग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बनानी है। ऐसे अगर बना लिए ना तो गाड़ी सरपट दौड़ने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे टाइम टेबल के वीडियोज़ मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। आप जाइए ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में, वहाँ पे आपको ये वीडियोज़ मिलेंगे, वो देख लीजिए, जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टाइप का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, किसी टाइप की वीडियो की नीड है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
साथ साथ आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, अगर आप टेली के ऊपर हो तो वहाँ पर जुड़ सकते हो, चैनल है ज्योग्राफी गुरु के नाम से। साथ साथ ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल के नाम से आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।